एक है बिल्ट इन क्लासेस, ये इनक्लोज्ड है इनटू पैकेजेस। पैकेजेस को समझ लेंगे एक रेलेवेंट क्लासेस, रेलेवेंट टाइप की क्लासेस वहाँ पड़ी होंगी। पैकेजेस एक बॉक्स समझ ले जहाँ क्लासेस आपकी बंद होंगी, ठीक है। और दूसरी क्लासेस जावा में टाइप है वो है यूजर डिफाइंड क्लासेस, यूजर डिफाइंड क्लासेस। ये जो क्लासेस हैं इनको एपीआई भी कहते हैं, ये जावा की एपीआई है। और ये एपीआई आपको हेल्प करती है जब आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, तो आपको इस जगह से क्लासेस कॉल करनी पड़ती है, उनकी मदद आपको चाहिए होती है, उसके बगैर आप कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं कर सकते। अब हम करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन का ये आइडिया जो मैं आपको भी दिखा भी रहा था कोड, उसमें ये था कि आपके पास एक हम कोई सिनेरियो सोचते हैं जिसमें हमने क्लास क्रिएट करनी है। सबसे पहले वो सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे सामने जो सिनेरियो भी आएगा वो है स्टूडेंट का सिनेरियो है, स्टूडेंट का, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि मैंने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करनी है। अब अगर आप देखो तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट या बहुत सारे फील्ड्स अटैच हैं, जिसमें आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, आपका ईमेल एड्रेस है। वो मैंने सब चीज़ें नहीं ली हैं क्योंकि मैंने आपको समझाना है ये क्लास कैसे क्रिएट होती है। तो फिलहाल मैंने उसका नेम ले लिया और सिर्फ दो फील्ड आपकी, दो एट्रीब्यूट ले लिए, आपका रोल नंबर और आपका नेम, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपके साथ बहुत सारे मेथड या फंक्शन अटैच हैं। आप एग्जाम देते हो, आप अटेंडेंस देते हो, आप किसी जगह पे बुक इश्यू करवाते हो, वो सारे फंक्शंस मैंने अटैच नहीं किए हैं। मैंने सिर्फ ये अटैच किए हैं कि जब आप आएंगे तो हम आपको रोल नंबर सेट करेंगे, आपका रोल नंबर सेट करेंगे और आपका एक नेम सेट करेंगे और आपका जो नेम आप हमें प्रोवाइड करोगे हम सेट करेंगे वो। और जो आपका जरूरत पड़ने पे आपका रोल नंबर हम आपसे पूछ सकते हैं और आपका नाम आपसे पूछ सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस और ये कुछ फील्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये फील्ड बस रेलेवेंट है, इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन करना। और ये जो मैंने आपके सामने डिज़ाइन किया है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर इसको बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेशन, कि क्लास आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो। ये जो क्लास मैंने रिप्रेजेंट कर दी है इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू कुछ फील्ड और कुछ बिहेवियर्स, कुछ और एट्रीब्यूट और कुछ बिहेवियर चूज किए हैं। वक्त के साथ साथ आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप और भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर साथ साथ चूज करते रहोगे और उनकी फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट करते रहोगे, ठीक है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन करना। मैंने एब्स्ट्रैक्शन किया हुआ है। सर ये गेट के और सेट का क्या मतलब है? ये मैं आपको बताता हूँ कि जब आप हम अभी इसको थोड़ी सी अपनी ऊप के कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि आपका जब नेम रखा गया था, व्हेन फर्स्ट टाइम आपका नाम क्या है, सपोज आपका नाम उसामा है, तो उसामा जब नाम आपको दिया गया था तो आप एक घर वालों ने आपको नाम दिया था। उससे पहले आपके ब्रेन में वो सलाहियत मौजूद थी कि वहाँ पे आपका नाम स्टोर हो सके। तो समझ लें कि जब आपको नेम दिया गया था तो वो सेट नेम था और जब कभी आपसे अब वो नाम महफूज हो गए, घर वालों ने आपको नाम दे दिया, जब कभी दोबारा आपसे कोई नाम पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो वो गेट नेम है। वो एक मैसेज है जिसका नाम गेट नेम है, एक बिहेवियर है, एक इंटरफेस है, ठीक है। ये सारी बातें हम करेंगे साथ साथ। इस तरह जब आप यूनिवर्सिटी में आए हो तो आपको रोल नंबर दे दिया गया और जब कभी भी आपसे रोल नंबर पूछा जा सकता है, ये सारे काम उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें जो मैंने आपको की थी वो हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये जो क्लास हमने कंसीव की हुई है, ये जो ये जो क्लास हमने कंसीव की है, इसका एक ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहो तो वो एक ऑब्जेक्ट आपको पता है कि वो कोई भी हो सकता है। लाइक अगर आप इस क्लास S1 का ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस क्लास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट S1 लेते हैं, तो उस S1 में उसका नेम आ जाएगा सपोज उसामा और उसका रोल नंबर आ जाएगा 1 2 3। ये उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हमने क्लास की फॉर्म में कैसे कंसीव किया हुआ है, एक ब्लूप्रिंट, एक डेफिनेशन हमने इस तरह बना दी हुई है। इससे हम S1 S2 S3
जितने चाहे S1, S2, S3 जितने मर्जी चाहे उनका सपोज अली और उसका रोल नंबर 4, 5, 6 होगा, ठीक है। इस तरह हम S3 बना सकते हैं इससे, सपोज काशिफ और उसका रोल नंबर है 001 बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, सिर्फ हमारे पास एक स्केच है जिसके हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लास हमने कंसीव की है और ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए शुरू में बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी क्लास बना रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट किस किस्म के होंगे। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहली क्लासों के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि इसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन जब करनी है तो मेरे पास चॉइस है जावा में इम्प्लीमेंट कर दूँ इसको मैं, तो मैं इस क्लास को जावा में इम्प्लीमेंट करता हूँ कि जावा में ये क्लास किस तरह इम्प्लीमेंट होगी जावा लैंग्वेज के अंदर। जावा लैंग्वेज की जो डिटेल्स है वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, कैसे प्रोग्राम रन होता है, किस तरह चलता है। आज हम उसको ऊप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ऊप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जावा के अंदर। और ऊप का मतलब आपको पता है कि ये प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है जिसमें हम अपने प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और क्लासेस की फॉर्म में देखते हैं। ये मेथडोलॉजी है। ये सारी बातें मैं आपसे एक फिलोसॉफिकल वे में बड़े अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हम नई फाइल क्रिएट करते हैं नोटपैड के अंदर, नोटपैड प्लस प्लस में आ जाए, नोटपैड में आ जाए, वो आपकी अपनी मर्जी है। और हम इस क्लास को कंसीव करते हैं जावा के अंदर। सो लेट्स बिल्ड our first class, create our first class in Java। ये जो मैंने कंसीव की हुई है, अगर आप देखो तो इसको मैंने किया हुआ, इसका नाम स्टूडेंट होगा। और जावा में जब आप लिखते हो क्लास का नेम तो आप लिखते हो क्लास और पहला लेटर कैपिटल में आता है, बाकी सब स्मॉल में आते हैं। अगर यहाँ लिख दूंगा माई स्टूडेंट तो एम कैपिटल में आएगा और वाई स्मॉल में आएगा और इस तरह आएगा। ये कन्वेंशन है। फिर यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट और यहाँ पे आपकी एंड ऑफ स्टूडेंट क्लास आ जाएगा। ये है स्टार्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ, और ये आपका यहाँ पे एंड ऑफ स्टूडेंट क्लास है। जो भी इसके दरमियान में चीजें आएंगी वो आपका इसके क्लास की बॉडी में आएंगी। तो ये सारी की सारी कहलाएगी बॉडी ऑफ क्लास, बॉडी ऑफ क्लास कहलाएगी। वो मेथड वाला ही काम है। ऑलराइट जी, हमने क्या डाटा लिया है अपने कंसेप्शन के अंदर? हमने लिया है रोल नंबर और वो इंटीजर टाइप का है, नेम लिया है वो स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डाटा पहला इंटीजर, स्मॉल में इंटीजर, रोल नंबर। और ये इंटीजर जो है ये है डाटा टाइप। और डाटा टाइप आपको पता है कि C++ में आप पढ़ चुके हो, जावा में भी डाटा टाइप आपके पास है। 8 डाटा टाइप जावा में मौजूद है, ठीक है। जावा में डाटा टाइप जो है वो 8 है। और 8 डाटा टाइप्स हैं जावा में, डाटा टाइप्स हैं जिसे हम कहते हैं ये प्रिमिटिव है। इसका मतलब ये है कि इनका साइज फिक्स है जावा में कि ये इस इतने साइज का होगा। हर एक डाटा टाइप का साइज फिक्स है। ये प्रिमिटिव्स है जिसमें आपके पास है इंटीजर, और सबसे पहले हम कहते हैं बाइट, शॉर्ट और इंटीजर, लॉन्ग, ठीक है, और कैरेक्टर। ये है इंटीग्रल डाटा टाइप्स। ये सारी कहलाती है इंटीग्रल डाटा टाइप्स। इंटीग्रल है, ठीक है। साथ हैं फ्लोटिंग डाटा टाइप्स जिसमें फ्लोट है, डबल है, ये फ्लोटिंग डाटा टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद बूलियन है, ये फ्लोट है। उसके बाद बूलियन है और ये ट्रू और फॉल्स के लिए है। और उसके बाद है आपके पास करैक्टर। करैक्टर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डाटा टाइप्स आपके पास जावा में मौजूद है और इन्हें कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। इनका साइज कमो बेश C++ वाला है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जावा में और डाटा टाइप्स भी हैं जिनके हम कहते हैं ये नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, या रेफरेंस टाइप्स कहते हैं उनको। नॉन प्रिमिटिव है या रेफरेंस टाइप है। इनका साइज नहीं पता होता हमें। जैसे स्ट्रिंग अभी आप देखोगे डाटा टाइप है तो उसका हमें साइज नहीं पता होता कि क्या है। ये डायनामिक डाटा टाइप्स होती है। तो दो टाइप डाटा टाइप जावा में आप इस्तेमाल करते हो। इनका आपको पहले से आइडिया है और इनमें मौजूद वैल्यूज का पता है। वैसे ही तरीका जैसे आप C++ में इसको लिखते हुए इस्तेमाल करते थे। तो इंटीजर रोल नंबर
और उसके बाद डेटा टाइप में इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉन प्रिमिटिव जो कि स्ट्रिंग है, कैपिटल में आएगा पहला लेटर स्ट्रिंग, और नेम उसका नाम दे देते हैं, वेरिएबल नेम इसका नेम है। और इनको कहते हैं, ये है इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं इनको, ये जो मेरे पास मैंने इन दोनों को कहते हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जावा के अंदर जब भी आप कोई काम करोगे तो आपने अपना जो वेरिएबल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो आपके ऊप का कॉन्सेप्ट ये है, ये ऊप का प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। इंफॉर्मेशन ऊप का प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग में ये होता है कि जो मालूमात आपके पास महफूज है वो मालूमात आपके पास यहाँ रहे, जैसे आपका रोल नंबर आपके पास महफूज है तो यहाँ रहे, नेम आपके पास महफूज है तो यहाँ पे रहे। तो ये जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऊप का कॉन्सेप्ट है, इसको हम जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए जो तरीकाकार है, उसके लिए हम इन ये जो आपके पास दो वेरिएबल जो मैंने आपको सामने लिखे थे, इनको हम कहते हैं प्राइवेट, कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, और ये भी प्राइवेट है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब ये इंफॉर्मेशन हाइड होगी, इसका मतलब ये है कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेसिबल, दिस accessible outside the body of class, this से मुराद है प्राइवेट, प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज नॉट accessible outside the body of class। ये बॉडी, ये आपकी बॉडी क्लास है, इससे बाहर ये मालूमात एक्सेस नहीं होंगी। लेकिन वो फायदा ही क्या उस इंफॉर्मेशन का जो आपके दिमाग में महफूज रहे। तो पीपल हैव टू इंटरेक्ट विद यू टू गेट द इंफॉर्मेशन, ये हमने बात की थी कि लोगों को आपसे ये मालूमात चाहिए होंगी, तो वो कैसे आपसे मालूमात लेंगे, दे पास यू अ मैसेज, पब्लिक करके, वो आपको मैसेज पास करेंगे, ठीक है। वो आपको मैसेज पास करेंगे, तो हम कैसे इसको करेंगे, हम लोगों को इंटरफेस देंगे, ये इंटरफेस देंगे जिसपे वो मैसेज पास करेंगे। और वो इंटरफेस क्या होगा, हम यहाँ पे कहेंगे अगर किसी ने मेरा रोल नंबर गेट करना है तो वो मुझे कह सकता है कि गेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर। अगर किसी ने मेरा रोल नंबर सेट करना है तो मुझे वो कह सकता है सेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर। किसी ने मेरा नेम पूछना है तो मुझे पूछ सकता है गेट नेम, गेट नेम, तो उसे मैं ये सारी मालूमात दे दूंगा। अब ये जो गेट रोल नंबर है, गेट सेट रोल नंबर है, या गेट नेम है, सेट नेम है, ये मेथड्स हैं। और ये समझ ले मेथड या इंटरफेस एक ही चीज है, और ये इंटरफेस सारा का सारा होता है पब्लिक, ये इंटरफेस पब्लिक होगा, ठीक है। इनका मतलब जो भी मैसेज आएगा वो पहले पब्लिक इंटरफेस पे आएगा, और पब्लिक इंटरफेस उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी, और वो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स की सूरत में वापस मिल जाएगी उसको। तो हमें इंटरफेस डिजाइन करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करने के लिए। अब हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग कर ली, अब हम इंटरफेस डिजाइन करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन तक हम रसाई हासिल कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स मेक द इंटरफेस, इंटरफेस ऑफ दिस क्लास, इंटरफेस ऑफ दिस क्लास। तो पहले तो आपको ये जो नेम है या रोल नंबर है, इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, इसको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, तभी आप जवाब देने के काबिल होंगे कि मेरी मालूमात क्या मेरे अंदर मौजूद है। तो उसके लिए जो इंटरफेसेस हैं वो हम लिखते हैं मेथड्स के अंदर, मेथड्स के अंदर। और मेथड जावा में फंक्शंस को कहते हैं, मेथड या फंक्शन जावा में इसको मेथड कहते हैं। तो इसके लिए जो हम स्पेसिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं वो है गेटर एंड सेटर मेथड्स, गेटर एंड सेटर मेथड कहते हैं, ठीक है। और इनको म्यूटेटर भी कहते हैं, जो म्यूटेटर चेंज करते हैं डाटा को आपके, और जो डाटा आपका सेट करते हैं उसको म्यूटेटर डाटा की वैल्यू चेंज करते हैं। अब इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर हम कहें बाय डिफॉल्ट RNO होल्ड्स 0, इसमें 0 होगा, गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। एंड बाय डिफॉल्ट नेम होल्ड्स वैल्यू नल, नेम में नल वैल्यू होगी। ये एक स्पेशल वैल्यू है जो कि रेफरेंस टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि इसमें भी कोई वैल्यू कहीं रेफर नहीं कर रहा है ये डाटा, ये जो नेम है इसमें कोई चीज़ नहीं आ रही, अभी इसमें नल पड़ा हुआ है, और RNO में 0 पड़ा हुआ है। अभी जावा की ये भी स्पेशलिटी है कि ये इनिशियलाइज कर देती है आपके वेरिएबल को 0 के ऊपर। तो गेटर में सबसे पहले हम अपना रोल नंबर सेट करते हैं, रोल नंबर देते हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है।
तो हम उसके लिए करते हैं पब्लिक करो और वाइड रिटर्न टाइप है, क्योंकि मेथड लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, तो उसका ये हेडर लिख देते हैं पब्लिक वाइड सेट रोल नंबर। सेट रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर सेट करना है उसमें हम इंटीजर टाइप का दे देते हैं RN, इंटीजर टाइप का RN दे देते हैं और हम कहते हैं कि ये RN जो है, ये समझ ले, ये जो आपको मैंने बात की है, ये जो R हमने कहा सेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, और इसको हमने एक रोल नंबर पास करना है 1 2 3 1 2 3। ये रोल नंबर असल में जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर 1 2 3 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने इसको एक मेथड, इसको एक पैरामीटर पास करना है यहाँ पे RN, और ये RN स्टोर हो जाएगा RNO के अंदर RN। ये देखें, ये जो RN है ये है आपके पास, ये पैरामीटर है, इसका नाम RN है। ये पैरामीटर की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, ये इंस्टेंस वेरिएबल के दरमियान के अंदर। ये दोनों क्या है, ये है इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल हर इंस्टेंस के साथ अटैच होंगे। ये जितने भी इंस्टेंस बनाएंगे हम इस क्लास के, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब के साथ इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। अभी हम क्लास की बात करते हैं, तो हमने डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी कि हमारे पास सेट रोल नंबर ऐसे होगा। अभी हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नहीं भी डेफिनेशन दे रहे हैं उसकी। फिर किसी ने हमसे रोल नंबर पूछना है तो जाहिर है वो ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं उसको हम देंगे कि आपका रोल नंबर क्या है, वो हमसे मैसेज करेगा और वो मैसेज के लिए हमसे पूछेगा कि पब्लिक, उसको हम इंटरफेस दे रहे हैं कि वो हमसे मैसेज रोल नंबर पूछ सकता है, इंटीजर टाइप का रोल नंबर होगा और हम उसे कहेंगे गेट रोल नंबर, और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, और हम उसे जब भी वो हमें ये मैसेज पास करेगा हम उसे रिटर्न कर देंगे RNO, ये जो आपका डाटा है, ये जो आपकी फील्ड है, ये हम उसे रिटर्न कर देंगे RNO, ठीक है। फिर हम उसे और इंटरफेस देते हैं कि हम कहते हैं पब्लिक करो, वाइड करो और सेट नेम कर दो, सेट नेम कर दो। नेम में क्या वैल्यू पैरामीटर आएगा, स्ट्रिंग टाइप का, आप उसको कहते हैं NM कर दें, और इस NM की वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं NAM के अंदर, जो हमारे ये फील्ड वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल है NAME, इसमें हम ये पैरामीटर वैल्यू NM स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो एक और इंटरफेस हमने और दे दिया, और फिर हम कोई हमसे नाम पूछेगा तो हम उसे पब्लिक नाम बता देंगे, स्ट्रिंग टाइप का नाम बताएंगे, और उसे गेट नेम का मैसेज हमें देना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आएगा, और हम उसे ये जो हमारा नाम है गेट रिटर्न, रिटर्न हम उसे ये नाम रिटर्न कर देंगे जो हमारा ये फील्ड होगी। मतलब आप ये समझो कि ये इन फील्ड तक रसाई डायरेक्ट मुमकिन नहीं है, आप पहले मैसेज पास करोगे इंटरफेस के ऊपर, ये इंटरफेस है सारे, ये सारे के सारे इंटरफेस है, ठीक है। ये जो हमने डिज़ाइन की है ये सारे इंटरफेस है, मेथड है, इंटरफेस है, इन पे आप मैसेज पास करोगे और वो मैसेज फिर इस डाटा तक रसाई हासिल कर पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी को रसाई देना तो उसको रसाई दे दें, अगर आप चाहते हैं किसी को रसाई ना देना तो उसको रसाई ना दें। फिर आपने यहाँ पे किसी का रोल नंबर देना है, रोल नंबर सेट करना है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि एक तो ये मालूमात कोई भी बाहर से आके इन मालूमात को चेंज नहीं कर सकता, मतलब बाहर किसी के पास भी RNO नाम का कोई डाटा मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये डाटा यहाँ पे प्राइवेट होगा, इसके अंदर ही एक्सेसिबल हो सकता है, इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकता। एक तो ये है। दूसरी, इससे इंफॉर्मेशन हाइड होगी। दूसरी बात ये है कि जब भी आपने किसी को रोल नंबर देना है, रोल नंबर असाइन करना है सेट रोल नंबर के थ्रू, तो जो भी आप रोल नंबर पास करोगे आपको यहाँ चेक कर सकते हैं कि वो रोल नंबर वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये भी चेक कर सकते हैं आप उसको। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि आप चेक कर सकते हैं कि वो रोल नंबर वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। एक तो इन्फॉर्मेशन हाइड होगी, दूसरा आप यहाँ पे वैलिडेशन दे सकते हो। तीसरा फायदा ये है, जो एक और फायदा है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका नेम ना पूछ सके, आपसे नाम ना पूछ सके, तो आप सिंपली इस फंक्शन को यहाँ से ख़त्म कर दें, ना आपका इंटरफेस जाएगा, ना कभी ज़िंदगी सारी आपसे कोई नेम पूछ पाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन, ये जो नेम की मालूमात है, ये हमेशा इस क्लास के अंदर प्राइवेट रहेगी, ये कभी भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आपने उसका इंटरफेस नहीं दिया हुआ। ये तीन फायदे समझ में आ गए आपको? ये वैलिडेशन वाला जो यस सर। वैलिडेशन का मतलब ये है कि कोई शख्स चाहता है रोल नंबर आपने सेट किया हुआ है कि सिर्फ इंटीजर जाएगा, और वो शख्स आपके पास हाय आपको ये दे देता है रोल नंबर के पैरामीटर में, क्या आप इसे सीधा लिखवा के यहाँ लिखवा देंगे, हाय यहाँ देंगे और हाय यहाँ आ जाएगा? तो ये तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा।
इससे बेहतर नहीं है कि आप यहाँ इफ स्टेटमेंट लिख दें कि जब भी आपका रोल नंबर कोई देगा पहले आप चेक कर लें कि वो वैलिड इंटीजर है या नहीं है। अगर कोई और डाटा टाइप होगी तो आप वहीं पे उसको पकड़ लें। इस तरह की और वैलिडेशन भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये 3 फायदे समझ में आ गए आपको? एक तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हो रही है, दूसरा वैलिडेशन हो रही है, तीसरा अगर आपको नहीं इंटरफेस देंगे किसी को भी तो कभी भी वो आपके नाम तक रसाई हासिल नहीं कर सकता कि आपका नाम क्या है। हाँ, सेट कर सकता है, गेट कभी नहीं कर सकता, या गेट कर सकता है, सेट कभी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे पास एक स्केलेटन तैयार हो गया क्लास का। ये क्लास उस प्रोटोटाइप के बिल्कुल मुताबिक है जो आपने कंसीव किया था। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था इसके बिल्कुल मुताबिक क्लास आपने क्रिएट की है। तो आप ये क्लास किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है। हमने चूज किया जावा लैंग्वेज जिसमें ये क्लास बना दी। ठीक है, अब आप याद करें तो क्लास की मैं थोड़ी सी यहाँ पे खूबियां और खामियां आपको बता दूं कि क्लास जो है, क्लास डज नॉट टेक एनी मेमोरी। क्लास सिस्टम में कोई मेमोरी नहीं लेती है। क्लास एक डेफिनेशन है, एक तरीक़ेकार वज़ा करती है, एक रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, इनके मुताबिक आपने काम करना है। अब जो रूल्स हैं या पॉलिसी या कवानीन हैं उनका अपना वजूद तो कोई नहीं है। वो कवानीन जब आप किसी पे इम्प्लीमेंट करोगे तभी उनका वजूद होगा ना। जब आप ये कवानीन किसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो रूल्स हैं, ये तो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज हैं, इनका अपना तो कोई वजूद नहीं है। अगर जो आपने डिफाइन कर दिया कि प्रोटोकॉल ऐसा होगा, काम ऐसा होगा, लेकिन जब तक आप कोई खास स्टूडेंट नहीं लेते हैं और उसका नाम सेट नहीं करते हैं और उसका रोल नंबर सेट नहीं करते हैं, उसका नाम गेट नहीं करते हैं, उसका रोल नंबर गेट नहीं करते हैं, तब तक तो ये यूजलेस चीज है। ये रूल बना हुआ है। तो ये क्लास क्या है? इट्स अ ब्लूप्रिंट। इट्स अ ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट है इसका भी। जब तक हम इसको इसमें से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको कोई हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये बात, इट डज नॉट टेक एनी ये मेमोरी इन दिस सिस्टम। जी जी, एक दफा दोबारा बताइएगा जरा। क्लास आपके सिस्टम में कोई मेमोरी नहीं लेती है, कोई वेरिएबल एक्वायर नहीं करती है, कोई कुछ नहीं करती है। क्लास एक मोल्ड है, एक सांचा है। ये सांचा सिर्फ आपको ये बताता है कि कल को जब आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उस ऑब्जेक्ट में इस तरह की खूबियां होनी चाहिए। लाइक आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो S1, किसका? ये S1 है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें ये वेरिएबल्स भी आएंगे, ये दोनों वेरिएबल उसके अंदर आएंगे, उसमें ये चारों के चारों मेथड भी उसके अंदर होंगे। यानी कि क्लास खुद एक फंक्शन है। क्लास खुद एक डेफिनेशन है, बस एक डेफिनेशन है बस। सही होगी। ठीक है, अब जब भी आप इसमें कोई S1 क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और आपने उसको नाम दे दिया उसामा। अब ये क्लास का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? S1 का नाम उसामा है और उसका रोल नंबर ये 1 क्लास 2 वन। 3 आपने दे दिया। ठीक है, उसका रोल नंबर 1 2 3 दे दिया। ठीक है, और उसमें आपने मेथड लिखा कि गेट नेम मुझे दो, गेट नेम दो। तो अब ये आप इसको मैसेज का आप पास करेंगे मुझे गेट नेम दो, तो उसामा आपको क्या रिटर्न करेगा? उसामा रिटर्न कर देगा कि मेरा नाम उसामा है। ठीक है, क्लास एक डेफिनेशन है, इसका लिंक जहां तक महदूद हो गया। इसमें सारी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि आपने क्या क्या काम करने हैं वो सारे सोच लें, क्या क्या एट्रीब्यूट रखने हैं वो सारे सोच लें, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, उसको आप यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद क्लास का रोल खत्म है। अब जितने भी आप उसके बाद क्लास का रोल खत्म कहाँ तक होगा? हम क्लास से अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर जो भी मालूमात हम करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे, जो भी मैसेज पासिंग करेंगे, वो इस S1 नामी ऑब्जेक्ट को करेंगे, इस क्लास को नहीं करेंगे हम लोग। आप खुद सोचो, अगर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि गेट व्हाट्स योर नेम, इससे कहता हूँ व्हाट्स योर नेम, मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या है? अगर मैं इसे कह देता हूँ कि व्हाट्स योर नेम, तो ये मुझे बताएगा कि मेरा नाम क्या है। इसे मैं कहता हूँ कि व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है? नो सर। मैं तो इसमें से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उसे फिर पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। इसमें से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, उसको दूंगा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा रोल नंबर ये है। मतलब क्लास एक डेफिनेशन है, क्लास खुद से कोई चीज नहीं है।
क्लास एक डेफिनेशन है, लेकिन सारा काम तो आप यहीं पे करते हैं, लेकिन इंटरेक्शन आप ऑब्जेक्ट से कर रहे होते हो। ये थोड़ी सी कैची चीजें हैं, इनको आप जहन में डाल लें तो आपको सारी रूप समझ में आ जाएगी कि इसका फलसफा पीछे क्या है। आप देखें तो क्लास हमने बना ली है, हमने एक सांचा क्रिएट कर लिया है। इस सांचे से हमने बहुत सारे स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? अनलिमिटेड। S1, S2, S3, उन सब में ये सलाहियत होगी। ये सारी सलाहियत इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। इसका भी नाम होगा, इसका भी रोल नंबर अलग होगा, और इसके भी फंक्शंस होंगे। इसका भी नाम, इसका भी रोल नंबर, इसका भी फंक्शन होगा, इसका भी नाम, इसका भी रोल नंबर, इसका भी फंक्शन होगा। गॉट इट जी? तो यस इसके लिए सर। हमें चाहिए होगा, क्लास का चाहिए होगा हमें यूजर। वी नीड अ यूजर ऑफ द क्लास, वी नीड अ यूजर ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड पास मैसेजेस ऑब्जेक्ट्स। हमें क्लास का यूजर चाहिए होगा, ठीक है। इन जावा यूजर कैन बी एन ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यूजर क्लास का कौन सा हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है। उसे हम क्लाइंट भी कहते हैं। वी आल्सो नेम यूजर एज क्लाइंट, हम उसे क्लाइंट भी कहते हैं। तो अगर मैं इसका क्लाइंट बनाऊंगा जो इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर उन ऑब्जेक्ट को मैसेज पास करेगा, तो वो अलग क्लास होगी। जावा में हर चीज क्लास है, तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ क्लास स्टूडेंट क्लाइंट, जो उस क्लास के साथ इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और फिर उन ऑब्जेक्ट को मैसेज, पहले वो ये करेगा कि इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा S1, और फिर इस S1 को ये मुख्तलिफ मैसेजेस पास किए जाएंगे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर ये है। फिर S1 को हम मैसेज करेंगे। पहले हम इस क्लास से इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था हम इसका क्लाइंट क्रिएट करते हैं, तो क्लाइंट भी क्लास में ही आएगा, उसका नाम हम क्लास रख देते हैं, स्टूडेंट क्लाइंट नाम भी क्लास रख देते हैं। क्लाइंट हमारे पास मेन मेथड है, तो मेन मेथड लिखने का तरीका आपको पता है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसमें स्ट्रिंग नाम का एक पैरामीटर आएगा जिसका बाय डिफॉल्ट कन्वेंशनल नेम ARGS है। वैसे कुछ भी लिखते हैं, कोई मैटर नहीं करता। और इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप पहले काम करेंगे, फर्स्ट काम ये करेंगे, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। उसके बगैर तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि क्लास खुद तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका। एंड वी कॉल क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज इंस्टेंशिएशन ऑफ द क्लास। हम क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? जावा में उसका सिंटैक्स ये है कि आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका नाम दे दें, स्टूडेंट उसका नाम होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो नाम रख दें, हम उसको S1 कह देते हैं, उसका नाम होगा। इक्वल्स टू करते हैं, न्यू का ऑपरेटर है जो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है मतलब रन टाइम पे मेमोरी आपको एलोकेट होगी। न्यू का ऑपरेटर है, फिर क्लास का नाम देंगे जिसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब ये और ये दोनों सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि आप पैरेंथेसिस दोगे और सेमीकोलन से इसको एंड कर दोगे। अब हमने इस जो हमारे पास एक डेफिनेशन क्रिएट की थी, इस डेफिनेशन का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ये जो S1 हमने क्रिएट किया है, ये पॉइंटर समझ लें, ये है एक रेफरेंस, ये रेफरेंस समझ लें, ये एक समझ ले पॉइंटर है, और ये पॉइंटर खुद से एक और मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जिसमें आपका नेम होगा उसके अंदर और आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। अब हम इसके थ्रू इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, और आपको याद है कि इसको एक्सेस करने का तरीकाकार ये है कि हम S1 लिखते हैं और उसके बाद डॉट लगाते हैं, और हम इसके जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको गेट कर सकते हैं, जो कि पब्लिक है, जो कि इंटरफेस है, उसको हम गेट कर सकते हैं। एक और भी तरीका ये है कि हम S1 को मैसेज पास करेंगे, और ये मुझे बेहतर समझ में आता है कि हम S1 को मैसेज पास करेंगे। क्या मैसेज पास करेंगे? वो सारे इंटरफेसेस जो हमें मिले हुए हैं उनको वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स पास फर्स्ट मैसेज टू S1। क्या मैसेज पास करेंगे? S1 साहिब डॉट लगाएंगे, S1 जो स्टूडेंट 1 होगा, S1 साहिब आपको हम
आपका सेट कर रहे हैं रोल नंबर, हम आपका सेट रोल नंबर कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3 सेट कर रहे हैं आपका रोल नंबर। ये देखिए बिल्कुल वही चीज है, S1 डॉट सेट रोल नंबर, ये सेट रोल नंबर, और ये पैरामीटर में हमने दे दिए यहाँ पे 1 2 3। अब ये 1 2 3 यहाँ से निकलेगा, इस Rn में जाएगा, इस Rn से निकलेगा तो इस Rno में जाएगा, और Rno क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है या उसकी फील्ड है, वहां स्टोर हो जाएगा। मतलब हमने इसको एक्सेस किया लेकिन इसके थ्रू एक्सेस किया हुआ है। ठीक है जी। S1 को एक और मैसेज पास करते हैं, सेकंड मैसेज पास करते हैं, सेकंड मैसेज पास करते हैं उसको, और कहते हैं कि S1 हम आपका सेट करते हैं नेम, और हम उसे उसामा नेम दे रहे हैं। ठीक है जी। S1 को हमने दो मैसेज पास कर दिए, सेट नेम, सेट रोल नंबर का और सेट नेम का। अब S1 जो हमने क्लास से, ये हमारे पास क्लास थी, इससे जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, ये क्लास थी, और हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट S1 क्रिएट कर दिया। उसमें ये सब चीज़ें हैं जो इस क्लास में है, मतलब वेरिएबल्स भी हैं ये सारे, और मेथड भी सारे हैं उसके अंदर। तो हमने उस S1 को नाम दे दिया उसामा, और हमने उस S1 को रोल नंबर दे दिया 1 2 3 मैसेज पासिंग के थ्रू। हमने इसके साथ मैसेज पासिंग की है, हमने क्लास के साथ कोई मैसेज पास नहीं किया, हमने ऑब्जेक्ट को मैसेज पास किया। यही है, मैंने आपको बात की थी कि हम मैसेज पास करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक जाते जाते ये बात कर दूं कि हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग तो कर ली थी, ये वाली चीज़, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा और सारे के सारे मेथड, ये सारे एक ही जगह पे हमने इकट्ठे कर दिए हैं। एक ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक इधर इकट्ठा कर दिया, और इसको हमने बंद कर दिया है क्लास के अंदर, ये इसके अंदर बंद कर दिया है। इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन करना, इनकैप्सुलेट करना। हमने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया। और जब भी इसके साथ, इस कैप्सूल के साथ कोई बात करना चाहेगा, कोई मैसेज पास करना चाहेगा, मैसेज भेजना चाहेगा, तो उसे उसके इंटरफेस चाहिए होंगे। ये इसका इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, और ये इंटरफेस है। जितने भी क्लासेस आप लिखोगे या यूज करोगे कभी भी जिंदगी में, आपको उसके इंटरफेसेस पता होना चाहिए कि इंटरफेसेस क्या है, हमने कैसे बात करनी है उसके साथ। तभी आप ये यहाँ पे क्लाइंट के अंदर जाके ये मैसेज पासिंग कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमारी अपनी क्लास है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। कल को आपको ऐसी क्लास इस्तेमाल करनी पड़ती है जो किसी और ने लिखी हुई है, तो वो आपको बताएगा कि ये क्लास का इंटरफेस ये वाला है, इसको आप एक्सेस करोगे तो आप ये काम कर सकते हो। और ये काम भी हम जावा में करेंगे भी, क्योंकि हम लोगों की क्लासेस इस्तेमाल करेंगे भी। लोग हमें इंटरफेस देंगे, हम इंटरफेस के थ्रू लोगों की क्लासेस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। ये इनकैप्सुलेट भी समझ आ गया, इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी समझ आ गया, एब्स्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया, इंटरफेस भी समझ में आ गया, और मैसेज पासिंग भी समझ में आ गया। आपको सब चीज़ें जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी वो यहाँ समझ आ रही हैं कि जावा में कैसे हो रही हैं। yes sir जी स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा से बात करता हूँ कि मे बी आई हैव सीन ऑल द थिंग्स ओवर बुक्स एंड इंटरनेट, लेकिन कोई भी आपको ऊप के कॉन्सेप्ट इस तरह इम्प्लीमेंट करके, इस तरह रिलेट करके नहीं बताएगा। सारे लोग आपको प्रॉपर्टीज बता देंगे, बिहेवियर बता देंगे, फील्ड बता देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि अच्छा ये इनकैप्सुलेशन हो रही है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हो रही है, अच्छा ये मैसेज पासिंग हो रही है, ये एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको समझ आ रही है सब चीज़ें? yes sir कोई सवाल है तो पूछने आप मुझसे। ये एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रही है? एब्स्ट्रैक्शन हमने ये की है जी, ये जो हमने क्लास कंसीव की थी ना, ये वाली, ये हमने एब्स्ट्रैक्शन की थी कि हमने सिर्फ रेलिवेंट मालूमात ली हैं और इररेलेवेंट मालूमात नहीं ली हैं। मतलब यहाँ से मैं एड्रेस ले सकता था, पर मुझे ज़रूरत नहीं है भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं कौन सा आपका कोई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ रियल टाइम में। मैं आपका जीपीए ले सकता था, पर मुझे ज़रूरत नहीं है अभी जीपीए लेने की आपका। ये एब्स्ट्रैक्शन है, सिर्फ रेलिवेंट मालूमात ली है जिससे आपको समझाया जा सके। हाँ, कल को जब आप कोई एप्लीकेशन क्लास बनाओगे जिसमें वाकई चीज़ें चाहिए होंगी तो आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। एक तो एब्स्ट्रैक्शन का ये है कि मैं सिर्फ रेलिवेंट मालूमात ले रहा हूँ। दूसरी एब्स्ट्रैक्शन वो कहाँ पे हो रही है? वो ये हो रही है, और वो ज़रा केयरफुल बात समझने वाली है जो दूसरी बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लाइंट प्रोग्राम आपने देखा है, ये मेरा क्लाइंट प्रोग्राम है, ठीक है, जो उस क्लास को इस्तेमाल कर रहा है। इसमें मैंने ये कॉल किया S1 डॉट सेट रोल नंबर, ये मैंने कॉल कर लिया।
मुझे क्या पता है कि S1 सेट रोल नंबर कैसे, हाउ इट इज इम्प्लीमेंट, किस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, नो सर। और क्या ये मुझे जानने की जरूरत, अभी तो जरूरत है, लेकिन बंद करें माइक, क्या ये मुझे जानने की जरूरत है कि ये सेट रोल नंबर कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, इसमें कोडिंग क्या की गई है? नो सर। ये भी आपके पास एब्स्ट्रक्शन ही हो रही है, एक एब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है कि जिसमें आप सिर्फ रेलेवेंट चीजों को देख रहे हो और आप इररेलेवेंसी जो है वो आपकी नजरों से ओझल है, आपको नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, किस किस्म की कोड लिखा गया है, सी का कोड है, जावा कोड है, पाइथन कोड है, सिर्फ आपको मेथड दे दिया गया है, उसके आर्गुमेंट बता दिए गए हैं कि आर्गुमेंट ये वाले होंगे, और ये आपको वेल डिफाइंड पता होने चाहिए और बता भी दिए जाते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जावा वाले जब इंटरफेस देते हैं तो किस किस किस्म का इंटरफेस देते हैं आपको। फिर मैंने जब ये मेथड कॉल किया, मुझे नहीं पता कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एरिया, इसमें प्रीवियस वो कोड क्लास में क्या लिखा हुआ है इस बात से मुझे कोई गर्ज नहीं है, ये भी एब्स्ट्रक्शन ही हो रही है, और मैं सर ये सिर्फ हमने जी सर ये ऊपर हमने सेट नेम और गेट नेम ऊपर कर लिया था, तो फिर हम ये मेन के अंदर क्यों कर रहे हैं? ये बेटा वो एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है, उसको हम यूज यहाँ से कर रहे हैं, ये उसका क्लाइंट है, ये क्लाइंट है उसका, ठीक है, यहाँ से ये एक और चीज़ है, ये एक और क्लाइंट है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है और आपके ऑब्जेक्ट्स को यानी कि S1 को ये मैसेज सेंड कर रहा है। S1 कैसे क्रिएट किया गया, S1 इसके थ्रू क्रिएट किया गया, ये S1 क्रिएट हो गया, फिर हमने क्लाइंट के थ्रू इसको मैसेज पास करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब हम उससे वापस मालूमात लेते हैं कि जो आपको मालूमात दी हैं वो मालूमात मैं वापस सेंड करूं, तो उसके लिए हम कंसोल पे मालूमात प्रिंट करवाते हैं, उसका ये तरीका आ रहा है कि आप लिखोगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे हम लिखेंगे दी रोल नंबर ऑफ S1 इज, और ये कंकैटिनेट करते हैं प्लस साइन लगा के, और हम करते हैं S1 डॉट गेट रोल नंबर, और ये मेथड, फिर ये मेथड बंद, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ये हमने एक और मैसेज पास कर दिया कि अपना रोल नंबर बताओ हमें, फिर हम कहते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक और मैसेज पास करते हैं द नेम ऑफ S1 इज, अब हम उससे उसका नेम पूछ रहे हैं, और हम कहते हैं S1 डॉट गेट योर नेम, अपना नेम बताओ मुझे, ये हम उसको इस तरह गेट रोल नंबर और गेट नेम ऐसे नाम पूछ रहे हैं। ये मैंने क्लाइंट और जो क्लास ये दोनों एक ही फाइल में लिख दी हैं, इसको भी हम सेपरेट भी करते हैं, पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव किस नाम से करूँगा, सेव करूँगा इस क्लाइंट वाली जिसमें मेन का मेथड है उस क्लास के नाम से सेव करूँगा, तो इसको मैं इस नाम से सेव करता हूँ, और यहाँ पे क्लाइंट डॉट जावा लिखूंगा एक्सप्लिसिटली, तो ये सेव हो जाएगी जावा के नाम से, ठीक है, इसके साथ सिंटैक्स भी हाईलाइट हो जाएगा। अब आप जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहाँ पे जाके आप लिखेंगे जावा सी, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपके पास कहाँ पे स्टोर है, ये कोड में ये मेरी जावा फाइल स्टोर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, तो जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा, जब मैं कंपाइल करूँगा इसको तो देखें यहाँ पे आपके सामने ये बाइट कोड जनरेट हो गया, दो बाइट कोड की क्लास बनी है, स्टूडेंट डॉट क्लास और स्टूडेंट क्लाइंट डॉट क्लास, ये दोनों क्लासेस जो हैं ये बाइट कोड है जो इस सोर्स कोड से बना है, ये बाइट कोड है, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ये बाइट कोड अब हम फीड करेंगे JVM को, जावा वर्चुअल मशीन को, तो उसका मेथड है आप लिखेंगे जावा, और इसमें से भी वो क्लास जिसमें मेन का मेथड है स्टूडेंट क्लाइंट, जावा स्टूडेंट क्लाइंट, इसको हम JVM को फीड किया, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर ऑफ S1 इज 123, द नेम ऑफ S1 इज उसामा, ये आपके सामने मैसेजेस आ गए। सर ये स्टूडेंट क्लाइंट की क्लास है। सॉरी, ये भी क्लास ही है लेकिन इसमें मेन का मेथड है, ये भी क्लास है, देखें ना ये क्लास है लेकिन इसमें मेन का मेथड है, ये मेन का मेथड है इसके अंदर जो कि एंट्री पॉइंट होता है। अब मैं इन दोनों फाइल्स को सर सेपरेट, जी बेटा,
सर ये जो सिस्टम है ये भी क्लास, और जो डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये भी इसके मेंबर्स और फील्ड्स हैं। एग्जैक्टली अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने ये मैसेज पास किया, या इसका ये मेथड है इसका, तो यही एनालॉजी आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि ये सिस्टम एक क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट है आउट, और ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है। हमें नहीं पता ये फंक्शन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये एक अलग एपीआई में आपके पास महफूज है, ठीक है, ये एक अलग क्लास में आपके पास महफूज है कि ये काम किस तरह हो रहा है। हमें सिर्फ ये पता है कि अगर हम इसे अपने ये आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये इन आर्गुमेंट को हमारे इस कंसोल पे डिस्प्ले करवा देगा, हमें बस ये पता है। ये भी आप समझ लें एब्स्ट्रैक्शन ही हो रही है यहाँ के अंदर, कि आपको नहीं पता कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, सिर्फ आप उसे कॉल कर रहे हो और आपको ये काम करके दे रहा है। अब हम इस क्लास को और जी बेटा, ये स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट जो सा था, ये हम स्टूडेंट की क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल स्टूडेंट की क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम S1 है, उसका ये तरीकेकार है जावा में। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है बात आपको? यस सर। जी सर। ऑलराइट जी, अब हम कन्वेंशन बेहतर ये है कि हर एक क्लास एक इंडिपेंडेंट फाइल में पड़ी होती है। ईच क्लास शुड बी इन एन इंडिपेंडेंट फाइल। तो उसके लिए मैं इसको ख़त्म करके और आपकी जो दोनों फाइल्स हैं उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ कि ये मेरे पास स्टूडेंट की फ़ाइल होगी, और यहाँ से ऑनवर्ड क्लाइंट की जो फाइल है, क्लाइंट की क्लास जो है वो अलग फाइल में चली जाएगी। इसको यहाँ से ख़त्म करके एक नई फाइल में मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ ये सिर्फ एक क्लास है, इसका नाम स्टूडेंट है, तो इसका क्लास, इसका फाइल का नाम भी स्टूडेंट ही होगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट जावा, क्योंकि यहाँ पे क्लास भी एक है जिसका नाम स्टूडेंट है, तो फाइल का नाम भी स्टूडेंट डॉट जावा ही हो जाएगा। और इसको सेव करते हैं स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा के नाम से, इसको सेव करते हैं स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा के नाम से, तो ये स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा के नाम से फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसमें सिर्फ स्टूडेंट की क्लास है, उसका ब्लूप्रिंट है, उसका एक मोल्ड है, सांचा है, और इसमें हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको इंस्टेंशिएट किया, उसको मैसेज पास किए और उसका रिजल्ट हमने ले लिया। तो ये आपके सामने अब बेहतर एग्जांपल आ गई कि ये फाइल और है और ये फाइल और है। इसने आपने सेपरेट ऑफ कंसर्न बोलते हैं इसको, अपने अपने कंसर्न्स को सेपरेट कर लिया, सेपरेट ऑफ कंसर्न्स, कि स्टूडेंट को जब काम करना है यहाँ पे करें, जब क्लाइंट पे काम करना है तो यहाँ पे कर लें उसको, ठीक है। अलग अलग फाइल्स में इसको हमने सेव कर लिया। सर जी बेटा। सर ये जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे सिस्टम वाली क्लास थी, आउट उसका ऑब्जेक्ट था और आगे उसके मेंबर्स थे, तो ये क्लासेस हमारी कौन से पैकेज में होती हैं? ये जावा डॉट लैंग के अंदर होती हैं। इसको मैं अभी डिटेल से आपसे जब डॉक्यूमेंटेशन पे डिस्कस करूंगा तो आपको बता दूंगा कि ये पैकेजेस कहाँ, ये क्लासेस कैसे स्टोर होती हैं और कैसे आप इनसे फ़ायदा ले सकते हो। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको एपीआई इस्तेमाल करनी आती है तो आप एक शानदार डेवलपर होते हैं जावा के या .NET के, अगर आपको एपीआई इस्तेमाल करनी आती है, या किसी भी लैंग्वेज जो मॉडर्न पाइथन समझ लें या जावा या C# है। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ APIs यू कैन डू योर वर्क अमेजिंगली, ठीक है। क्योंकि खुद से काम तो जो आपने करना ही करना है, आपको एपीआई इस्तेमाल करनी मेजर आपकी स्किल होती है। क्या चीज? एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्लासेस समझ लें आप उसको, कि आपको जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज है वो इस्तेमाल करनी आनी चाहिए जावा की। जो बिल्ट इन कोड आपको मिला हुआ वो कैसे आपने यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे ये एपीआई यूज़ कर रहे हैं और अपना कोड प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे दो फाइल्स आपके सामने मिली, स्टूडेंट डॉट जावा, स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा। हम इसमें से किसी एक फाइल को कंपाइल कर लेते हैं, स्टूडेंट जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। तो ये दोनों फाइल्स आपके एक आपके फाइल जो कंपाइल होगा आपके सामने आ गई जावा, इसको मैंने कंपाइल किया स्टूडेंट डॉट जावा को और उसकी क्लास फाइल बन गई। दूसरी को सेपरेट कंपाइल करता हूँ जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा, इसको सेपरेट कंपाइल करता हूँ
तो ये स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा आपके पास अलग से फाइल बन गई। तो 2 फाइल्स 2 दफ़ा कंपाइलेशन आपने कर ली है उसकी। चलाने के लिए आपको सिर्फ क्लाइंट चलाना होता है, तो आप JVM को जावा को स्टूडेंट क्लाइंट दे देंगे, खाली देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये आपके सामने सेम आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। S1 का नेम ये है, S1 का जो रोल नंबर ये है और नेम ये है उसका। ये बाइट कोड आपको JVM को अपने फीड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? जी सर। तो जो हमने ऊप में पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपने देख लिए कि किस तरह मैसेज पासिंग हो रही है, किस तरह इंटरफेस बन रहे हैं, किस तरह एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, कि हमें नहीं पता कि ये मेथड कैसे इम्प्लीमेंट किए गए हैं, हम सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं और हमें वो डाटा दे रहा है, ठीक है। और वो सारे की सारी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है स्टूडेंट क्लास में। मतलब जो भी आपने चेंज करनी है आप यहाँ पे चेंज कर लो, ठीक है। आपको पता है कि जब आपकी ऐप आप इंस्टॉल करते हो एंड्रॉयड में या आईफोन में, तो उसकी अपडेट आती है, तो अपडेट कभी भी यहाँ पे नहीं आती है। ये बहुत कम चेंज होता है कि इंटरफेस ही आपका चेंज हो जाए, कि मैसेज कैसे जाना है, टाइपिंग कैसे करनी है, वही चेंज हो जाए। सारी की सारी चेंजेस आ रही होती है पीछे, बैकएंड पे चेंज हो रही होती है। यहाँ पे आपका कोड मोर सिक्योर हो रहा होता है, उसमें जो बग्स हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, यहाँ रिमूव हो रहे होते हैं। इसलिए इंटरफेस हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है इम्प्लीमेंटेशन से। ये इम्प्लीमेंटेशन है और ये इंटरफेस है, ये इंडिपेंडेंट है इम्प्लीमेंटेशन से। और इसी तरह यहाँ पे आप बात करो तो हमने क्या कंसीव किया, ये रेलिवेंट मालूमात नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है कि हम आपके ऑब्जेक्ट में किस किस्म की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है मौजूदा। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है बात आपको? इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैसे हो रही है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि डेटा एंड बिहेवियर सारे हमने इनकैप्सुलेट कर दिए हैं एक सिंगल क्लास के अंदर। जो भी इससे बात करना चाहेगा वो इसको मैसेज पास करेगा इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन इन्वोकिंग, तो फिर उसको उससे बात हो पाएगी, वरना बात नहीं हो पाएगी। अगर यही कॉन्सेप्ट आप बात करो तो ये कॉन्सेप्ट आप इक्लिप्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इक्लिप्स आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास ये नोटपैड की आईडी भी है, इसलिए भी आप काम कर सकते हो। इक्लिप्स आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ है सिस्टम के ऊपर? यस सर। तो JDK इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे। इक्लिप्स में आपके पास पहली इंटरफेस स्क्रीन ये नज़र आएगी, और मैं आपको सिर्फ इसकी वर्किंग समझाऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि शुरू में मुझे भी बॉदर हुई, मे भी आप भी बॉदर हुए होंगे कि ये मतलब क्या है। ये मेरे पास एक पाथ है जिसका नाम है F courses dot OOP 2021 और इक्लिप्स। नज़र आ रहा है पाथ आपको? यस सर आ रहा है। ठीक है। इस पाथ के ऊपर जाके जब मैंने इक्लिप्स पे आता हूँ और मैं कहता हूँ क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, यहाँ क्लिक करता हूँ, तो असल में होता ये है कि इस पाथ पे यहाँ पे जो बहुत सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, उनमें से एक फोल्डर का इजाफा हो जाएगा जो कि मेरा फोल्डर होगा। तो प्रोजेक्ट का जो मैं नाम दूंगा वैसा ही नाम वहाँ फोल्डर का बन जाएगा। तो मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे कि E2 प्रोजेक्ट 1, ये मैंने नाम यहाँ पे दे दिया और मैंने कर दिया नेक्स्ट। जब नेक्स्ट किया तो आप देखें तो यहाँ पे अभी एक फोल्डर ये बन गया, E2 प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर बन गया। तो यहाँ पे हमने किया प्रोजेक्ट क्रिएट और यहाँ पे फोल्डर बन गया। तो सिर्फ फोल्डर की खेल है। फोल्डर का मतलब है इस फोल्डर में फर्दर 2 फोल्डर बन गए हैं। एक में एक सोर्स का फोल्डर है और एक बिन का फोल्डर है, जो 2 इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, इनको आपने देखना है। ये पहला फोल्डर बना है और इस फोल्डर में फर्दर 2 फोल्डर बन गए हैं, एक सोर्स का फोल्डर और एक बिन का फोल्डर। जितने भी आप इसके अंदर इस इक्लिप्स में अभी डॉट जावा फाइल बनाओगे, जितनी भी डॉट जावा मतलब सोर्स फाइल बनाओगे, वो सारी स्टोर होंगी इसके अंदर। और जितने भी आप डॉट क्लास फाइल यहाँ क्रिएट करेंगे, डॉट क्लास फाइल मतलब बाइट कोड जितना भी होगा वो स्टोर होगा बिन के अंदर। तो मतलब समझ लें कि आपका काम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, थोड़ा सा मैनेज हो गया, और बाकी भी सहूलतें आपको मिलती रहेंगी। तो इस इक्लिप्स के अंदर आपको एक मेन फोल्डर बन गया, उसमें 2 फोल्डर, एक फोल्डर सोर्स के नाम का और एक फोल्डर बिन के नाम का आपके सामने बना हुआ है, जो मैंने आपको दिखा भी दिया। फिर फिनिश करेंगे, डू नॉट क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक फोल्डर खुला हुआ मिल जाएगा। ये जो है ये है पैकेज एक्सप्लोरर। इसमें आपको मेन फोल्डर मिलेगा जो आपका ये वाला है, E2.1 मिलेगा, और उसमें ये सोर्स वाला फोल्डर आपके सामने खुला हुआ मिलेगा यहाँ पे।
ये सोर्स वाला फोल्डर ये आपके सामने अभी ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप और साथ ही साथ वो सारी एपीआई जो मैंने बात की है, क्लासेस जो हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, इनको भी आप ना छड़ें। इस सोर्स वाले फोल्डर में जो मेरे पास सोर्स फोल्डर है, इसमें मैंने पहले डॉट जावा फाइल क्रिएट करता हूँ, तो मैं इसमें करूँगा राइट क्लिक, न्यू और क्लास और फाइल सेम चीज़ है। तो यही फ़ायदा यहाँ पे उठाया गया है कि क्लास क्रिएट करनी है, मतलब आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है, वहाँ पे बन जाएगी फाइल, यहाँ होगी वो क्लास, सिर्फ इतनी बात है। इसलिए आपने इसके जो इंटरफेस से आपने परेशान नहीं होना। सर इसमें हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं एक बिल्कुल पैकेज में? मल्टीपल, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। अभी पैकेजेस की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्लासेस की बात आपके साथ कर रहा हूँ कि पहली क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास बन रही है यहाँ पे इक्लिप्स में, और आपके विंडोज़ के अंदर बन रही है एक फ़ाइल जिसका नाम अभी हम रखने जा रहे हैं, कि इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे ये जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ सिर्फ आप इसका नाम रख देंगे। हम इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट, और ये स्टोर कहाँ पे होगा, एस सोर्स के अंदर, और बाकी हम एज इट इज रहने देंगे और फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इस सोर्स के अंदर एक स्टूडेंट डॉट जावा नाम की फाइल बन गई है और कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका काम सिर्फ थोड़ा सा मैनेज हो रहा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा मेन फोल्डर है और ये उसका एक सब फोल्डर है। उस सब फोल्डर में ये एक फाइल पड़ी हुई जिसका नाम स्टूडेंट है। इसका कोड मैं यहाँ से लेके और वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोड जो मैंने लिखा हुआ है, ये कोड यहाँ से लेके इक्लिप्स में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरी स्टूडेंट क्लास तैयार है, बिल्कुल सेम क्लास। इक्लिप्स EU2.1 के अंदर सोर्स के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है मेरी, ठीक है। आप एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, मतलब एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू करेंगे, क्लास पे जाएंगे और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट क्लाइंट। इसको अब यहाँ पे हम करते हैं क्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, कि आपने इसको यहाँ शामिल कर दें। अगर यहाँ क्लिक करेंगे ना पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के ऊपर, तो इस क्लास के अंदर खुद से मेन मेथड शामिल हो जाएगा। ये देखिए मेन खुद बहुत लिखा यहाँ पे आ गया, वरना हम खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस क्लाइंट का कोड यहाँ से लेते हैं और इसको क्लाइंट कोड लेके और इसको हम वहाँ पेस्ट कर देते हैं जो इक्लिप्स में हमने भी क्लास क्रिएट की है। ये हमारे पास क्लाइंट कोड बन गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अब आपके पास इसी इक्लिप्स के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स बन चुकी हैं, स्टूडेंट की फाइल है और स्टूडेंट क्लाइंट की फाइल है, और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपका काम सही मैनेज हो रहा है जो आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है जो आपका कुछ डर है इसके बारे में वो थोड़ा सा खत्म होना चाहिए, कि सिर्फ आपका एक मेन फोल्डर है, उसमें एक सब फोल्डर है, उसमें ये दो फाइल्स पड़ी होंगी सोर्स की। अच्छा, मैंने बताया था कि जितनी भी क्लास फाइल्स हैं वो सारी की सारी कहाँ पड़ी होती हैं, ये जो यहाँ तो डॉट जावा फाइल पड़ी हुई है, क्लास फाइल कहाँ पड़ी होती पिन है, वाले फोल्डर में, बिन के पिन फोल्डर वाले में। तो आप फोल्डर। बिन का फोल्डर खोलेंगे तो बहुत ही सरप्राइजिंगली ये कोड कंपाइल होकर भी आपके पास पड़ा हुआ है। मतलब जो हमने यहाँ लिखा था जावा सी, वो जावा सी वाला काम ये आईडीई के अंदर ही हो रहा है, ये आपको कोई उसमें अलग से नहीं करना पड़ रहा। फायदा क्या है इसका, फायदा ये है कि अगर यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर आता है, लाइक आप यहाँ पे सेमीकोलन भूल जाते हैं, तो इधर ही आपके सामने ये एरर आ जाएगा कि ये भी सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे सेमीकोलन आपने लगाना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका काम करने की स्पीड है, वो बढ़ जाती है। कि आप अलग से कंपाइल करें फिर एरर देखें, आप जब भी फाइल सेव करते हैं वो साथ ही कंपाइल हो जाती है, उसमें मौजूद जो एरर है वो आपके उधर ही दूर हो जाते हैं। आप यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट भूल गए हैं तो फ़ौरन से आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ मसला आ रही है, ठीक है। मतलब साथ ही जावा कंपाइल कोड भी आपको मिल जाता है। ये समझ में आ गई आपको बात, क्लास फाइल भी साथ ही मिल जाएंगी। इसमें सारी सोर्स फाइल पड़ी होती है और इसमें सारी क्लास फाइल पड़ी होती है। वही सारा काम है, सिर्फ दो अलग अलग फोल्डर्स हैं और इन्हीं फोल्डर को हम समझते रहेंगे तो पैकेजेस बन जाएंगे और मॉड्यूल्स बन जाएंगे और पॉइंट बन जाएंगे आपके पास। क्लियर है बात जी आपको? यस सर।
यहाँ तक किसी को मसला है, कोई कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ सकता है। ये प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे। इसको हम रन करते हैं तो सेम आउटपुट जो आपने वहां देखी थी वो आउटपुट आपको यहाँ नजर आ जाएगी। कंसोल की विंडो है और यहाँ लिखा आएगा रोल नंबर ऑफ S1 इज 123, नेम ऑफ S1 इज उसामा। मैंने आपको आईडी के फायदे भी बता दिए हैं। मैंने आपको आईडी के फायदे बता दिए कि आईडी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके फायदे भी, नुकसान ये है समझना मुश्किल है और इसके फायदे भी हैं। ये दोनों फाइल्स आप यहाँ से खोल के इनकी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं। ठीक है, ये रन का बटन आपका इसको चलाने के लिए होता है। तो इसको अगर इसका एक फ़ायदा जो सबसे इंटरेस्टिंग फ़ायदा ये है कि मैं आपको इसको एक और पर्सपेक्टिव में देखूंगा। ये सारा आपके सामने आउटलाइन खुली हुई है, ये आपकी वर्किंग विंडो है, ये कंसोल विंडो है, ये पैकेज एक्सप्लोरर विंडो है, ये विंडोज़ हैं। ठीक है, इन विंडोज़ की मैं थोड़ी सी चेन शेप कर सकता हूँ। चेन शेप से ज़्यादा कि एक और पर्सपेक्टिव में देखूंगा, वो पर्सपेक्टिव है डिबग का। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास सामने नजर आ रहा है ओपन पर्सपेक्टिव, समझ आ रहा है, देख नजर आ रहा है आपको? ओपन पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? यस सर, आ रहा है। यस यहाँ क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे डिबग के अंदर। डिबग में करके इसको ओपन कर देंगे तो देखें ये आपके पास डिबग की विंडो खुल गई है। ये आपके साथ वेरिएबल्स की, ब्रेक पॉइंट की, एक्सप्रेशन की विंडो खुल गई है। मतलब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक कोड जब चले, यहाँ तक कोड जब चले उसके बाद रुक जाए और जो भी हो रहा है उसको मैंने देखना है, डिबग करना है, इंस्पेक्शन करनी है कि काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे करूँगा मैं डबल क्लिक, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 10 पे डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ब्लू सा लाइन यहाँ पे। इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? ब्रेक पॉइंट। मतलब कोड आपका चलेगा लेकिन यहाँ पे आके रुक जाएगा। उसके बाद सारा हाथ मेरे हाथ में कंट्रोल होगा कि मैं क्या देखना चाहता हूँ अपने कोड में। और मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे, ये फाइल और ये फाइल, इसकी फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रन में जाऊँगा और रन में जाके मैं करूँगा डिबग कोड। जब कोड डिबग करूँगा तो देखें यहाँ पे आके आपका कर्सर या लाइन रुक गई है और यहाँ पे मेरे पास ये ARGS, ये जो वेरिएबल है, एक ये पड़ा हुआ है इसका, और एक वेरिएबल S1 यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है। अभी देखें तो इसके नेम में नल वैल्यू पड़ी हुई है और RNO में 0 वैल्यू पड़ी हुई है। मतलब इसका जो फील्ड है अभी नल पे और 0 पे इनिशियलाइज है। ओके, अब इसमें मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो है स्टेप इनटू की और स्टेप ओवर की। अगर मैं ये स्टेप इनटू मतलब F5 प्रेस करता हूँ ये, तो आप देखें तो मैं किस फाइल में आ गया हूँ, किस फाइल में था और किस फाइल में आ गया हूँ मैं। ये मैं आ गया हूँ पब्लिक वाइड सेट रन इंटीजर RN के ऊपर आ गया हूँ। ये किस फाइल में पड़ा हुआ है? ये मैं किस फाइल में आ गया हूँ? मैं आ गया हूँ student.java के अंदर आ चुका हूँ मैं। वहां पे मैंने पैरामीटर लेके आया हूँ 1 2 3 जो कि RN में पड़ा हुआ है। नजर आ रहा है आपको? RN में 1 2 3 पड़ा हुआ है। जी सर। यस सर। और ये पैरामीटर मेरा यहाँ से होता हुआ किस में चला जाएगा? RNO के अंदर। अभी RN में 1 2 3 पड़ा हुआ है और RNO स्कोप से बाहर है, अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, लेकिन दिस में पड़ा होगा, RNO में भी 0 पड़ा हुआ है। दिस से मुराद है करंट ऑब्जेक्ट, इसको हम देखेंगे RNO 0 है। जब ये स्टेटमेंट चलेगी इसको मैं कैसे चलाऊंगा? इसको मैं चलाऊंगा स्टेप ओवर।
स्टेप ओवर करूंगा तो देखें जो ये पैरामीटर में वैल्यू आई थी वो किस में चली गई है, अब आर एन ओ में चली गई है। आर एन में वैल्यू हमने पैरामीटर में दी थी, आर एन ओ में चली गई है। ठीक है जी। फिर हम स्टेप ओवर करेंगे, बाहर आ जाएगा, और ये आप देखें तो S1 का जो रोल नंबर है वो 1 2 3 सेट हो चुका है। अब S1 का अगर आपने नेम सेट करना है तो फिर आप स्टेप इनटू करोगे, तो देखें ये नेम में आपके पास उसामा मौजूद है, लेकिन इस नेम में भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसके जो नेम है उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसको मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो आप देखें तो अब इसका नेम में भी उसामा आ गया। तो जो पैरामीटर में वैल्यू आपके पास आई थी वो इस नेम में चली गई है। तो अब हम इसको स्टेप ओवर करते हैं तो आप देखें तो S1 का जो ऑब्जेक्ट था उसका नेम उसामा सेट हो चुका है और उसके रोल नंबर में 1 2 3 आ चुका है। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट आपको ये बात? यस सर। फिर हम इसको स्टेप ओवर करेंगे इस स्टेटमेंट को, तो ये रोल नंबर 1 2 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर स्टेप ओवर करेंगे तो ये उसका नाम उसामा डिस्प्ले हो जाएगा और कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टॉप डीबग है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डीबग स्टॉप हो जाएगा। और आप जहाँ से चेंज करेंगे जावा पर्सपेक्टिव, क्लिक करेंगे यहाँ पे और जावा पर्सपेक्टिव में आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर ओपन करेंगे तो ये सारा डीबग वर्क खत्म हो जाएगा, फिर कंट्रोल आपका वापस ही मिल जाएगा। और ब्रेक पॉइंट को खत्म करना है तो वहां पे डबल क्लिक करेंगे तो ब्रेक पॉइंट खत्म हो जाएगा। सर इसके का क्या फायदा है? इसका क्या फायदा है, मैंने जो भी मेरी फंक्शनैलिटी है अगर वहां पे मसला आता है तो मुझे अपने सारे वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज यहाँ नजर आएंगी कि उनमें क्या क्या हो रहा है, मतलब S1 के साथ क्या सलूक हो रहा है, कहाँ पे चेंज वैल्यू आ रही है, कहाँ पे एरर आ रहा है। तो डिबगिंग इज वेरी पावरफुल टूल, especially when you want to debug your code or want to find some error that is not visible. जी स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? ये सर यस यहाँ सर। कंपाइल करने का ऑप्शन है, कंपाइल करने का फंक्शन क्या है? ऑप्शन किधर कंपाइल करने का?